बिहार में एनडीए के अंदर खलबली मची हुई है और कौन साथ रहेगा और कौन साथ छोड़ जाएगा, इस बात की चर्चा होने लगी है। दो बड़े बयान आपको दिखाने वाला हूं। बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो बिहार पहुंचे, जो अपने आप को खुद पहले बिहारी बता चुके हैं, यानी पूरी क्रोनोलॉजी के तहत बीजेपी काम कर रही है। वो बिहार पहुंचे और बिहार पहुंच करके उन्होंने सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान कर दिया, नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। इसके मायने क्या है और जेडीयू के अंदर इसको लेकर के किस प्रकार की खलबली मची हुई है, जेडीयू से जो प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा बयान निकल करके सामने आया है जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी ने एक तरीके से खूंटा गाड़ दिया है और जीतन राम मांझी 40 सीट की डिमांड कर रहे हैं और अमित शाह पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगा रहे हैं। यानी जिस खेल को लेकर के महाराष्ट्र में सरकार गिर गई थी, क्या वो खेल बिहार में चुनाव से पहले ही खेला जाएगा? और बीजेपी की आदत को, बीजेपी की नीयत को सब जानते हैं, इसीलिए हर कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट चाहता है। अमित शाह के नाम का बार बार क्यों हवाला दिया जा रहा है? खबर बड़ी है, समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप खबर देखिए जो इस वक्त में ब्रेकिंग के तौर पर निकल करके सामने आ रही है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। यह नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा जाना कि बिहार चुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ेंगे, यह कहा जाना अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। एक मुख्यमंत्री के द्वारा यह अगर कहलवाई जा रही है बात, तो इसका मतलब यह है कि एक बैकग्राउंड बनाया जा रहा है, एक जमीन तैयार की जा रही है ताकि इसी जमीन पर बीजेपी आगे बढ़े और चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार को टाटा बाय बाय कह दिया जाए। मुखिया के तौर पर आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बात आप लोगों को जरूर कहूंगा, भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं, हरियाणा के बाद इब्जा बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। अब ये कोई आसान बात नहीं है, या यूं कहें कि ये कोई सामान्य बात नहीं है कि नीतीश कुमार जिस राज्य में मुख्यमंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार वहां पर चल रही है, और वहीं जाकर के बिहार में जाकर के सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान किया जा रहा है। इससे पहले भाजपा के ही नेता अश्विनी चौबे वो कह चुके थे कि नीतीश कुमार वो दिल्ली जाएं, दिल्ली जाकर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, और इसके बाद में आज नायब सिंह सैनी ने कह दिया। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी पूरी तरह से जमीन तैयार कर रही है जिस पर कल अपनी इमारत खड़ी की जा सके। आप ले आए जहां नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा। ये हमारी इच्छा है, ये व्यक्तिगत रूप से। वो ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं कि लगातार की विपक्ष जो है बीजेपी को टारगेट नहीं कर रही है और कांग्रेस को लोग टारगेट कर रहे हैं? पप्पू यादव। अरे देखो, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो मैं उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे लोग धरा पर आते हैं, चले जाते हैं। ममता बनर्जी, ये बयान जो निकल करके सामने आ रहे हैं वो बताते हैं कि इस वक्त में एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और हर कोई लालच में धंसा हुआ है। बीजेपी अपने लालच में है, नीतीश कुमार अपने लालच में है, जीतन राम मांझी अपने लालच में है। अगर केवल एनडीए के कुनबे की बात करें तो एनडीए के कुनबे में कोई अपनी खिचड़ी अलग बना रहा है, कोई खिचड़ी अपनी अलग बना रहा है, और ये आने वाले समय में किसकी खिचड़ी खराब करेंगे और किसकी खिचड़ी बनेगी, ये देखने वाली बात है। और कौन कितनी सीटों पर लड़ा था और कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। जीतन राम मांझी, उनकी तरफ से क्या कहा गया है मैं कुछ देर बाद में आपको बताता हूं। वो सीट मांग रहे 40 सीट, लेकिन इससे पहले नायब सिंह सैनी के बयान पर स्टेटमेंट आया है जेडीयू की तरफ से।
जेडीयू के प्रवक्ता नीरज उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद कहा है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी यही बात कही है और एनडीए के सभी घटक दल के प्रदेश अध्यक्षों का भी यही मत है। जब सभी नेता और दल एक स्वर में कह रहे हैं कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो इस बयान का एक ही निहितार्थ है कि नीतीश निश्चित है। अब नीतीश अगर निश्चित है तो इसका मतलब फिर क्यों बार बार जो है वो निशांत नीतीश कुमार के बेटे वो बार बार आकर के सामने कह रहे थे, या अब भाजपा के नेताओं की तरफ से बार बार क्यों कहा जा रहा है? सब जानते हैं कि इस वक्त में खलबली मची हुई है। नीतीश कुमार बिल्कुल अपने आखिरी दौर में है। चुनाव के बाद तो हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जब चुनाव से पहले ही इस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए जीतन राम मांझी वो क्या कह रहे हैं। जीतन राम मांझी की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है। उन्होंने बाकायदा मीडिया के सामने आकर के इस बात को कहा है, बीजेपी जेडीयू ने हमें धोखा दिया, हमें तो 30-40 सीटें चाहिए थी। अमित शाह जी ने कहा था कि 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा देंगे, लेकिन हमें एक ही लोकसभा सीट मिली। एनडीए हम लोगों पर दबाव बना रही है। जीतन राम मांझी का यह बयान, जीतन राम मांझी की यह स्टेटमेंट, इसमें उन्होंने खुल करके पूरा बयान देते हुए कहा है कि हम कम से कम 20 सीट जीतना चाहते हैं और 20 सीट जीतने का मतलब यह है कि हमें कम से कम 40 सीटों पर लड़ना होगा। बिहार में 20 सीट जीत करके आवे तो जाहिर है कि 25, 30, 40 सीट लड़ेंगे तो निश्चित है कि 20 सीट आएंगे। तो जहां जहां हम लोग लड़े हमको मदद करो, यही आह्वान आज हम लोग ने किया है। कसवा सीट पर चूंकि एनडीए का मामला है बैठेंगे हम लोग, लेकिन सिद्धांततः जो पार्टी जहां से लड़ती है उसको सीट मिलती ही मिलती है। तो वहाँ हम लोग गठबंधन में एनडीए में इस पर चर्चा करेंगे। हमको पूर्ण विश्वास है कि कसवा सीट का सीट हम लोग लेंगे और यदि लेंगे तो हम राजेंद्र यादव को निश्चित रूप में यहाँ से एक उम्मीदवार बनावेंगे। सर, इंडिया गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि जो जब मुख्यमंत्री का चेहरा भी कोई नहीं होगा चुनाव के बाद। देखिए आज नहीं, बहुत पहले से जिस दिन इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था उस दिन हमने कहा था कि एक जीवन जंतु होता है जिसको तराजू पर आप तौल नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से सब लोग इधर उधर लोग बिछड़ जाएंगे। आज बिछड़ रहे हैं कारण कि इंडी गठबंधन के लोगों का एक ही मुद्दा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा। और एनडीए का गठबंधन का है कि हमारा भारत और बिहार कैसे विकसित हो, भारत 1947 तक कैसे विकसित राष्ट्र हो, 2027 तक कैसे तीसरी अर्थव्यवस्था हो और यहाँ कैसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, कैसे हम सड़क बनावे। आज यहाँ है पूर्णिया 4 या 5 घंटा में हम पहुँच जाएंगे पटना निश्चित रूप में। नहीं तो 80 में हम लोग आते थे, एक दिन आने में लगता था, एक दिन जाने में लगता था। आज बिजली देख रहे हैं कि 24 घंटा 22 घंटा 23 घंटा बिजली मिलती है। ये भी है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, छिटपुट घटनाएं होती। अब जीतन राम मांझी क्या वाकई अपनी बात मनवा पाएंगे या जीतन राम मांझी सिर्फ प्रेशर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? हालांकि जीतन राम मांझी को अगर आप देखें तो इतना आसान नहीं है कि उनको नकार दिया जाए। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री नियुक्त किया था और एक वक्त में नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी को लेकर के बड़ी खटपट की खबरें सामने आती थी। और ऐसा भी नहीं है कि जीतन राम मांझी के लिए दूसरे विकल्प नहीं है, रास्ते नहीं है। वो चाहे तो आरजेडी में चले जाएंगे, आरजेडी में लालू यादव के साथ में भी उनकी खूब पटती है, वहां पर भी जाकर के बातचीत हो सकती है और उनकी और आरजेडी की विचारधारा वो भी मेल खाती है। बीजेपी के साथ में कमोबेश जिस प्रकार की बीजेपी के अंदर कई बार राजनीति होती है, दलित विरोधी राजनीति, भाजपा के कई नेता दलित विरोधी बयान देते हैं, तो ऐसे में खासी मुश्किल होती है जीतन राम मांझी जैसे लोगों को। अब वो उधर जा सकते हैं आसानी से, मोदी सरकार में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं एमएसएमई के, लेकिन सवाल अब इस बात का है कि क्या वाकई बीजेपी इनको सुनने का काम भी करेगी या बीजेपी सिर्फ और सिर्फ समय काट रही है। बीजेपी सिर्फ ये देख रही है कि कैसे न कैसे करके हम ये 6-7 महीने का जो समय है चुनाव से पहले का, इस समय को शांति के साथ में पूरा कर दें और फिर उसके बाद में सरकार बनाएं। लेकिन क्या वाकई
इतना आसान है। बिहार का चुनाव इतना हलवा है कि आप जाकर के बस उसको प्लेट में रखेंगे और खा लेंगे। बिहार का चुनाव अपने आप में बहुत टेढ़ा चुनाव है। बिहार में एक एक नेता के पीछे लोग जुड़े हुए हैं। बिहार में अक्सर आमतौर पर देखा गया है कि लहर पर चुनाव नहीं चलता है, बिहार में नेताओं पर चुनाव चलता है। और ऐसे में चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, कांग्रेस, बीजेपी, इन सब का अलग अलग पॉकेट में जो असर है, क्या उसको आप दरकिनार कर सकते हैं? अलग अलग जातियों का जो वर्चस्व है, क्या उसको आप दरकिनार कर सकते हैं? तो सवाल बहुत सारे हैं। और इसीलिए तेजस्वी यादव हमलावर है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी का कुछ नहीं है। वो जब जब चुनाव आता है तब तब उस राज्य को नंबर 1 घोषित करने लग जाते हैं। मोदी जी तो जहां चुनाव होता है वही राज्य के नंबर 1 बना देते। बिहार आए थे 15 में तो बोले थे नंबर 1 बना देंगे, 20 में बोले थे नंबर 1 बना देंगे, 24 का चुनाव में बोले थे। लेकिन आज की स्थिति बिहार पूरे देश में सबसे गरीब राज्य है। सबसे ज्यादा पूरे देश में बेरोजगारी नहीं है तो बिहार है। सबसे ज्यादा अगर पलायन कहीं है किसी राज्य में है तो बिहार है। मोदी जी आपने गरीबी में नंबर 1 बना दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, पलायन में बिहार को नंबर 1 बना दिया, सब कुछ गुजरात के दिया, अब बिहार को ठेंगा दिखा। अब बिहार को नंबर 1 कौन बनाएगा, ये तो अपने आप में वक्त इसका जवाब देगा। लेकिन बिहार में इस वक्त में जो कुछ चल रहा है वो वाकई बड़ा खटपट भरा है। और सुप्रिया सनेत, कांग्रेस के नेता, उन्होंने ट्वीट किया इस पर, एनडीए में फूट, बिहार एनडीए में दरार, बीजेपी को तीखे तेवर दिखा रहे घटक दल, बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, बिहार में घमासान, संभल नहीं रहे हैं साथी, चुनाव संग्राम से पहले एनडीए में महायुद्ध। यह कुछ हेडलाइंस हैं जो आज मीडिया इस्तेमाल करके शो कर सकता है लेकिन करेगा नहीं। सुप्रिया सनेत पहले पत्रकार रही है और वो जानती हैं किस तरीके से हेडलाइन मैनेजमेंट किया जाता है या नेताओं के बयान से कैसे हेडलाइन बनती है। लेकिन खैर, आज की मीडिया में नीतीश कुमार को लेकर के या नीतीश कुमार को डिस्टर्ब करने वाली खबर क्या चल रही है। कल ही एक खबर जो है वो आज तक पर चली और उस खबर के अंदर दिखाया गया कि जिस पुल का उद्घाटन 2 दिन पहले नीतीश कुमार ने किया था वो पुल अब ध्वस्त होने वाला है, या यूं कहें कि अब उसमें दरार आने लग गई है। अब जैसे ही वहां पर दरार आई, एक छोटी दरार आई, वो खबर दिल्ली तक आ गई। बताइए, आप नरेंद्र मोदी किसी पुल का उद्घाटन करके आए और उस पुल में अगर दरार आ जाए तो क्या वो खबर दिल्ली तक आ पाती है? क्या उस खबर को वहीं पर खत्म नहीं कर दिया जाता है? और वो खबर केवल यूट्यूब चैनलों पर ही रहती, टीवी पर कहां चल पाती है कि मोदी ने जिस पुल का उद्घाटन किया वो पुल ध्वस्त हो गया। जबकि ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था और उसके बाद में वहां पर मिट्टी भरना पड़ा, कई जगह कटाई हो गई, कई जगह दरारें आई, लेकिन उन पर टीवी ने चर्चा नहीं की थी। नीतीश कुमार पर चर्चा हो रही है। और एक बात और गांठ बांध लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं एडवांस में, बिहार में अब बारिश होगी, बारिश के सीजन में, और बारिश अब बिहार में होती है तो आमतौर पर खूब बाढ़ आती है, और बाढ़ आएगी तो पुल भी बहेंगे, और पुल बहेंगे तो यही मीडिया नीतीश कुमार की फोटो लगा लगा करके बहते हुए पुलों को दिखाएगी। और जाहिर सी बात है, उससे फायदा किसका है? नीतीश कुमार की छवि बनेगी या बिगड़ेगी? और नीतीश कुमार की अगर छवि बिगड़ेगी तो स्पेस किसके लिए बनेगा? तेजस्वी यादव के लिए बनेगा या भाजपा के लिए बनेगा? और बीजेपी के लिए मीडिया किस तरीके का स्पेस तैयार करेगा, यह भी हम सब जानते हैं। अब बिहार का चुनाव जिसमें जीतन राम मांझी 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अगर पिछला चुनाव देखें तो क्या जीतन राम मांझी को 40 सीट मिल सकती है? बिहार 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे और कौन कितनी सीटों पर लड़ा, ये आप देखिए। कुल सीटें 243 हैं, 122 बहुमत का आंकड़ा है। एनडीए ने 125 सीट जीतने का काम किया। बीजेपी 121 सीटों पर लड़ी थी, 74 सीट बीजेपी को मिली। जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी, 43 सीटों पर ही जीत पाई। जीतन राम मांझी जो आज 40 सीट मांग रहे हैं, उनको केवल 7 सीटें मिली थी और सिर्फ 4 सीट जीत पाए। वीआईपी को 11 सीट मिली थी और वो 4 सीट जीत पाए। महागठबंधन में आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी, 75 सीट उनको जीत मिली, 75 सीट पर
सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी और 19 सीट ही जीत पाई। सीपीआई एमएल 19 सीटों पर लड़े और 12 सीट जीते, काफी अच्छा प्रदर्शन। सीपीआई 6 सीटों पर लड़ी और 2 सीट जीत पाई। सीपीएम 4 सीटों पर लड़ी और 2 सीटें जीत पाए। अन्य की अगर बात करें तो एआईएमआईएम 20 सीटों पर चुनाव लड़ी और 5 पर जीते। बीएसपी 80 सीटों पर चुनाव लड़ी और 1 सीट ही सिर्फ जीत पाई। एलजेपी 137 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिर्फ 1 सीट जीत पाई। निर्दलीय 1 सीट निर्दलीय जीत पाते हैं। तो ये बिहार में पिछले चुनाव का लेखा जोखा है। तो ऐसे में जीतन राम मांझी आज जो 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, दूर दूर तक संभव दिखाई नहीं देता। यानी पिछले चुनाव से करीब करीब 5-6 गुना ज्यादा सीट वो मांग रहे हैं। क्या बीजेपी वाकई इतनी सीट देगी उनको? बड़ा सवाल ये है। और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, नायब सिंह सैनी जो आकर के यहां पर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित तौर पर धीरे धीरे ये सारे नेताओं का अब दौरा बिहार में ही होगा। अब की बार गर्मी इनकी बिहार में ही निकलेगी और बिहार में धीरे धीरे फिर राजनीतिक तापमान जो बढ़ेगा उसमें नीतीश कुमार कितना अपने आप को बचा पाएंगे या नीतीश कुमार को पूरी तरह से ये तापमान पिघला करके रख देगा? बड़ा सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।